सॉल्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जो टॉपिक है अभी आज का वो है कॉमन सॉल्ट। तो हम लोग का टॉपिक है आज का कॉमन सॉल्ट, जिसका की फॉर्मूला होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है ये। मतलब इसकी जो पीएच होगी वो ऑलमोस्ट 7 होगी। pH will be almost 7। ये व्हाइट कलर का सॉलिड है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि NaCl जो कॉमन सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है, जिसकी pH 7 होती है, नाम इसका सोडियम क्लोराइड है, व्हाइट कलर का सॉलिड है। सबसे पहला जो हम लोग इसमें टॉपिक समझने वाले हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। ठीक है, तो ये हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक होगा कि इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। तो प्रिपरेशन का इसका 2 मेथड है। सबसे पहला मेथड है लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड में हम लोग क्या करते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करते हैं। NaOH को HCl के साथ रिएक्ट करेंगे और वहां पे फॉर्मेशन होगा NaCl और साथ में H2O। इस वाटर को हम यहां से इवापोरेट कर देंगे, गर्म करके इवापोरेट कर देंगे। हमारे पास बच गया क्या, NaCl। ये जो NaCl मिलेगा हमें वो 100% प्योर NaCl होगा। ठीक है, इस तरह से हमें 100% प्योर NaCl मिल जाएगा। खासकर केमिकल रिएक्शंस में हमें यूज करना हो या वैसी जगहों पे जहां पे हमें 100% प्योर NaCl चाहिए, उसके लिए हम लोग इस तरह से ऑब्टेन करते हैं NaCl। ठीक है, लेकिन जो कॉमन प्रिपरेशन का इसका मेथड होता है वो ये नहीं है। इसकी कॉमन प्रिपरेशन की मेथड अलग है। और वो मेथड क्या है, हम लोग सी वाटर से ऑब्टेन करते हैं NaCl को, जो इसका कॉमन मेथड है। हम लोग क्या करते हैं, सी वाटर को एक किसी गड्ढे में या किसी ऐसे जगह पे जो खाली जगह है, गड्ढा वाला जगह है, उस पिट में डाल देते हैं और इसको एयर और वाटर से, एयर और सनलाइट से ड्राई होने देते हैं। जब सनलाइट से और एयर से ये ड्राई हो जाएगा तो वहां पे बच जाएगा आपके पास सॉल्ट। बट ये सॉल्ट इम्प्योर सॉल्ट है, इसमें कई सारी इम्प्योरिटी मिल रही होगी। अभी ये खाने लायक सॉल्ट नहीं होता। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको प्योर वाटर के साथ मिक्स करके हम लोग क्या करेंगे, इसको फिल्टर कर लेंगे। अब फिल्टर करके हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा, इस सॉल्यूशन की हम लोग क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन की हम लोग करेंगे क्रिस्टलाइजेशन। ये एक टेक्निक है जिस टेक्निक के बारे में, प्यूरिफिकेशन टेक्निक के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ रखी है। इससे हमें कंपैरेटिवली प्योर सॉल्ट मिल जाता है, कंपैरेटिवली इससे ज्यादा प्योर सॉल्ट मिल जाएगा आपको। तो क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक से जो आपको सॉल्ट ऑब्टेन होगा वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा प्योर होगा, दैट कैन बी यूटिलाइज्ड, कंपैरेटिवली प्योर होगा। अब हम इसको जो है आयोडाइज्ड कर देंगे और आयोडाइज्ड करके फिर हम इसको यूज करते हैं। तो ये होता है कॉमन सॉल्ट का कॉमन मेथड। NaCl के यूज के बारे में तो आपको पता ही है कि फूड में यूज करेंगे, कई सारे केमिकल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। NaCl बहुत ही ज्यादा, इससे केमिकल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, HCl, Na2CO3, NaHCO3, Na2SO4, बहुत सारा केमिकल्स यहां से प्रोड्यूस किया जाता है इससे, NaCl से। इवन CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह सब इसी से प्रिपेयर किया जाता है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जिससे कि बहुत सारे केमिकल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं।
तो अब हम लोग ये समझेंगे कि NaCl का यूज क्या है। तो यूज में मैंने क्या क्या बताया, सबसे पहला यूज बताया इसको खाने में यूज करते हैं, कॉमन फूड में हमारे। प्रिजर्वेटिव्स में भी इसको यूज किया जाता है, जब पिकल्स वगैरह बनाने के लिए इसको यूज किया जाएगा। और इसको और कहां यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं मीट या फिर फिश की क्योरिंग में। मीट या फिश जो है उसको इस सॉल्यूशन में डाल देते हैं, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में, और उसमें क्या होता है, कई दिनों तक ये खराब नहीं होता। कोई भी चीज खराब कब होता है, कोई भी चीज खराब तभी होता है जब उसमें फंगस या बैक्टीरियल अटैक होगा। इसमें क्या है, बैक्टीरियल या फंगस अटैक होगा नहीं जल्दी, क्योंकि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो इसलिए इसमें रखा हुआ जो फिश है या मीट है वो जल्दी खराब नहीं होता। इवन आइसक्रीम वगैरह बनाने के लिए हम सॉल्ट और वाटर की हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में उसको जो है फ्रीजिंग पॉइंट लो करने के लिए, फ्रीजिंग पॉइंट को लो करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो कई सारे जगहों पे इसका यूज किया जाता है NaCl का, कॉमन सॉल्ट का। चलिए अब हम लोग आते हैं रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट जो बोला जाता है, इसका कलर जो है हल्का रेडिश ब्राउन तरह का होता है। रॉक सॉल्ट बोलते हैं या ब्लैक सॉल्ट बोलते हैं। तो इसका जो कलर हल्का रेडिश ब्राउन कलर का, हल्का सा रेडिश ब्राउन कलर का कलर होगा। ये कहां से मिलता है, ये हमें मिलता है जमीन के नीचे से, जमीन के नीचे से। और इसको हम ऑब्टेन करते हैं बाय माइनिंग, जमीन के नीचे से माइन करके इसको ऑब्टेन किया जाता है। तो आखिर ये जमीन के नीचे आया कहां? नॉर्मल जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो तो ये है कि सॉल्ट सी वाटर से मिलता है, ठीक है, वही हमारा कॉन्सेप्ट है। लेकिन आखिर जमीन के नीचे कहां से आया ये? तो जमीन के नीचे कहां से आया, इसको समझने के लिए आप पहले इसमें, आप लोग में से किसी को पता है कि लेगून किसको बोलते हैं? कोई बताएंगे लेगून किसको बोलते हैं? जो मेन सी से सेपरेट हो गया, मेन सी से सेपरेट हो गया हो, तो वहां पे जहां पे वाटर डिपॉजिटेड होगा, मेन सी से सेपरेट हो गया, वाटर डिपॉजिट है वहां पे, तो धीरे धीरे क्या होगा, वाटर वहां से इवापोरेट हो जाएगा। जब वाटर वहां से इवापोरेट हो गया, तो इवापोरेट हो गया तो नीचे बचा क्या, नीचे बचा सॉल्ट। अब वो सॉल्ट धीरे 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 जमीन के अंदर चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? उसके ऊपर से सॉइल, सैंड पार्टिकल्स डिपॉजिट होता चला गया, धीरे 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 वो जमीन के नीचे चला गया। हजारों साल के बाद जब उसको जमीन के नीचे से निकाला जाएगा, तो वो बिल्कुल वो इसी तरह से माइनिंग करके निकाला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कभी न कहां जहां पे अभी ब्लैक सॉल्ट मिल रहा है, कभी न कभी वहां सी जरूर रहा होगा पहले, तभी वहां पे लगून बना होगा और तभी जाकर के वो मेन सी से कटा होगा और वहां पे जो है सॉल्ट की डिपोजिशन हुई होगी। तो ब्लैक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट में जो रेडिश ब्राउन कलर होता है, वो रेडिश ब्राउन कलर कहां से आता है? देखिए अभी मैंने आपको क्या समझाया था, जब हम कॉमन सॉल्ट की बात कर रहे थे तो हम क्या बताए थे आपको, कॉमन सॉल्ट जो है उसकी हम प्यूरिफिकेशन करते हैं, क्योंकि वो जो है काफी ज्यादा इंप्योरिटी उसमें होती है। एक्चुअली ये ब्लैक सॉल्ट जो है दैट इज रेडिश ब्राउन कलर का इसलिए होता है ड्यू टू द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन इट। ठीक है, तो इम्प्योरिटी जो उसमें प्रेजेंट होती है, उसी इम्प्योरिटी के कारण इसका कलर क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो रेडिश ब्राउन कलर का सॉल्ट क्यों हुआ? दैट इज ड्यू टू द इम्प्योरिटीज व्हिच आर प्रेजेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखें फैमिली ऑफ द सॉल्ट। सॉल्ट की फैमिली कैसे डिसाइड की जाएगी? देखिए सॉल्ट की फैमिली को डिसाइड करने के लिए हम पहले कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक है NaCl, MgCl2, Na2CO3, CaCO3, CaSO4, Na2SO4, MgCl2 तो ले लिया, MgCO3, NaNO3, CaNO3 होल ट्वाइस। ये हमने कुछ एग्जांपल्स लिए। ठीक है, अब हम इस एग्जांपल्स में से ये डिसाइड करेंगे कि इसमें से सॉल्ट की फैमिली कौन सी है। समझ में आ रही बात? ये एग्जांपल लिया है, इसमें से हम सॉल्ट की फैमिली डिसाइड करने वाले हैं। देखिए फैमिली ऑफ द सॉल्ट का मतलब क्या होता है, उस तरह के सॉल्ट्स हैविंग सिमिलर
कैटायन और एनायन। उस तरह के सॉल्ट जिसमें सिमिलर कैटायन हो या फिर सिमिलर एनायन हो, उस तरह के सॉल्ट को हम सेम फैमिली में रखते हैं। ठीक है, उस तरह के सॉल्ट जिसमें सिमिलर कैटायन हो या सिमिलर एनायन हो, उस तरह के सॉल्ट्स को हम लोग सेम फैमिली में रखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहां पे बोले सोडियम फैमिली सॉल्ट में कौन कौन सा आता है। कैटायन का मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और एनायन का मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब देखिए तो यहाँ पे सोडियम फैमिली में कौन कौन आ रहा है, जिसमें सोडियम होगा, एक ये रहा NaCl, और कहां सोडियम है, ये रहा Na2CO3, और किधर है सोडियम, ये रहा Na2SO4, एक ये रहा NaNO3। ये सब का सब किसमें आ गया, ये सब का सब आ गया सोडियम फैमिली सॉल्ट। ठीक है, जितने भी यहाँ पे हैं सब के सब किसमें आ गए, सोडियम फैमिली सॉल्ट। अब इसी तरह से अगर हम बोले सल्फेट फैमिली सॉल्ट, अगर हम सल्फेट फैमिली सॉल्ट की बात करें तो सल्फेट फैमिली देखो नेगेटिव आयन से भी ले सकते हैं फैमिली या पॉजिटिव आयन से भी ले सकते हो, जो भी लो आपकी मर्जी है। अब जैसे सल्फेट फैमिली सॉल्ट बोलो तो सल्फेट फैमिली कहां पे, एक तो यहां पे दिख रहा है आपको और कहां दिख रहा है, एक यहां पे दिख रहा है, तो ये दोनों सल्फेट फैमिली हो जाएगा। कौन कौन सा, Na2SO4 और दूसरा हो गया CaSO4। ठीक है, Na2SO4 सल्फेट फैमिली में आ जाएगा और CaSO4 सल्फेट फैमिली में आ जाएगा। तो सिमिलर कैटायन हो या सिमिलर एनायन हो, उस सिमिलर कैटायन या एनायन से आप उसकी फैमिली डिसाइड करते हो। अब जैसे एक और एग्जांपल लेकर के बताता हूं, जैसे मान लीजिए कि कैल्शियम फैमिली सॉल्ट की हम बात करें, इस सब में से कैल्शियम फैमिली के सॉल्ट कौन कौन से हैं, तो जहां जहां कैल्शियम आपको दिख रहा है, एक ये हो गया CaCO3 कैल्शियम फैमिली में आ जाएगा, CaSO4 ये भी कैल्शियम फैमिली में आ जाएगा। तो जो कैल्शियम जिसमें कैल्शियम है वो सब कैल्शियम फैमिली सॉल्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो फैमिली ऑफ द सॉल्ट इज डिसाइडेड बाय द सिमिलर कैटायन और सिमिलर एनायन प्रेजेंट इन इट। फैमिली ऑफ द सॉल्ट के बाद रब कर रहा हूं इसको मैं, फैमिली ऑफ द सॉल्ट के बाद आ जाते हैं हम लोग नेम ऑफ द सॉल्ट। सॉल्ट का नाम कैसे डिसाइड किया जाएगा, कोई भी सॉल्ट है उस सॉल्ट का नाम कैसे डिसाइड करेंगे। नेम ऑफ द सॉल्ट्स जो हैं वो डिसाइड किए जाते हैं, दिस इज डिसाइडेड बाय एनायन प्रेजेंट इन, उसमें जो एनायन प्रेजेंट होंगे, जो एनायन जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वहां पे प्रेजेंट होंगे, उस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से उसका नाम डिसाइड किया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए NaCl है, इसको क्या बोला जाएगा, क्लोराइड सॉल्ट। क्या बोला जाएगा, क्लोराइड सॉल्ट। ये देखिए अगेन क्लोराइड सॉल्ट, कार्बोनेट सॉल्ट, कार्बोनेट सॉल्ट, सल्फेट सॉल्ट, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वहां पे, सल्फेट सॉल्ट, कार्बोनेट सॉल्ट, नाइट्रेट सॉल्ट, नाइट्रेट सॉल्ट। नाम डिसाइड करने के लिए नेगेटिव आयन देखेंगे, फैमिली में कोई भी हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव या पॉजिटिव जो सिमिलर फैमिली में आ जाए वो फैमिली में आ जाएगा, लेकिन नाम के लिए हमेशा क्या देखना पड़ेगा, उसकी जो नेगेटिव पार्टिकल है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, जो नेगेटिव पार्टिकल है वही सॉल्ट होगा। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कॉस्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलिए, कॉस्टिक सोडा बोलिए, दोनों इसी का नाम है। एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं, यहां से इस बार एक क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, पक्की बात है। इस जगह से एक क्वेश्चन बोर्ड में आना ही आना है इस बार, और वो भी 3 मार्कर में। ठीक है, ध्यान से सुनिए इस टॉपिक को। तो यहां से सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी। ऐसे भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है।
इसकी जो प्रिपरेशन का मेथड होता है, उसकी प्रिपरेशन के मेथड को हम लोग बोलते हैं क्लोर एल्कली मेथड। इसकी प्रिपरेशन का मेथड का क्या नाम है? क्लोर एल्कली मेथड। कैसे होता है प्रिपरेशन देखिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, NaCl लेते हैं और NaCl को वाटर में मिक्स करके हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बना देते हैं। यहां हम लोग बना देते हैं हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। जिस हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम लोग बोलते क्या है? ब्राइन। इस हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का नाम क्या है? ब्राइन है। अब इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, इस हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, तो यहां पे 3 सब्सटेंस का प्रोडक्शन होता है। पहला सब्सटेंस है क्लोरीन गैस, जो प्रोड्यूस होता है एट एनोड। क्लोरीन गैस कहां पे प्रोड्यूस हुआ? एनोड पे। दूसरा सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है NaOH, जो प्रोड्यूस होता है नियर टू कैथोड। और तीसरा सब्सटेंस होता है हाइड्रोजन गैस, ये प्रोड्यूस होता है एट कैथोड। अब यहां पे देखिए, क्लोरीन की प्रोडक्शन होने के कारण, क्लोरीन से ये वर्ड लिया गया है क्लोर। ये वर्ड क्लोर जो लिया गया है, दैट इज टेकन फ्रॉम क्लोरीन। NaOH के बारे में आपको पता ही है कि NaOH इज एन एल्कली, पता है ना? NaOH इज एन एल्कली। एल्कली किसको बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं उस तरह के बेस जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, उस तरह के बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, उस तरह के बेस को हम एल्कली बोलते हैं। NaOH इज एन एल्कली। इसलिए यहां पे क्लोरीन की प्रोडक्शन के कारण और एल्कली की प्रोडक्शन के कारण, इस दोनों की प्रोडक्शन के कारण हम लोग इस प्रोसेस का नाम क्या देते हैं? इस प्रोसेस का नाम देते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब यहां से एक क्वेश्चन जो आता है, काफी ट्विस्टेड फॉर्म में आता है। सुनिए क्वेश्चन को, एकदम ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन क्या है कि एक सब्सटेंस है X, which is found in the form of dry pellet, एक पैलेट के फॉर्म। जब भी ये वर्ड कहीं पे यूज हो ना, पैलेट, तो आप समझ जाइए वो या तो NaOH के लिए यूज किया जा रहा है ये टर्म, या फिर KOH के लिए यूज किया जा रहा है। अगर पैलेट वर्ड कहीं पे भी यूज किया जाता है, तो पैलेट वर्ड से आप समझ जाइए कि वो पैलेट वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? या तो NaOH के लिए या KOH के लिए। यही दो सब्सटेंस के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है पैलेट। तो एक व्हाइट कलर्ड पैलेट है, मतलब NaOH या KOH है, जिसका की मॉलिक्यूलर मास है 40 यूनिट। अब मॉलिक्यूलर मास बता दिया आपको 40 यूनिट है, तो आप उससे गेस कीजिए कौन सा सब्सटेंस होगा। देखिए इस सब्सटेंस का मास देखो, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। टोटल मास निकाल लीजिए, देखिए 40 यूनिट आ गया। ठीक है, ये 40 यूनिट हो गया। क्वेश्चन क्या है कि एक ड्राई पैलेट है X, when left in atmosphere it absorb moisture, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या हुआ? उस तरह के सब्सटेंस जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके इट बिकम्स स्टिकी इन नेचर, साबुन की तरह गीला हो जाता है। आपने पढ़ा ही है कि बेस जो है दैट बिकम्स स्टिकी, दैट बिकम्स सोपी इन नेचर, दैट इज सोपी इन नेचर। पढ़ा है ना आपने? बेस में पढ़ाया था ना ये प्रॉपर्टी कि बेस जो है वो सोपी होता है नेचर में। तो ये जो सब्सटेंस है, ये अगर हम ओपन एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो ये सब्सटेंस एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके इट बिकम्स स्टिकी इन नेचर, साबुन की तरह गीला हो जाएगा। तो अगर साबुन की तरह गीला हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा सब्सटेंस है? NaOH है, दैट जिसका की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? 40 यूनिट है। ठीक है, अब पूछा कि राइट द मेथड ऑफ इट्स प्रिपरेशन, इसकी प्रिपरेशन का मेथड बताइए। तो ये रहा इसकी प्रिपरेशन का मेथड। नाम क्या है? क्लोर एल्कली। क्यों बोलते हैं क्लोर एल्कली? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन एंड NaOH व्हिच इज एन एल्कली, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लोर एल्कली
प्रोसेस। की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? NaOH की फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, ये एक व्हाइट कलर का सॉलिड है जो ड्राई पैलेट्स के फॉर्म में होता है, और इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि इट विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज डेलिक्विसेंट। क्या बोलते हैं इसको? दैट प्रॉपर्टी इज डेलिक्विसेंट व्हेन इट विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड इट बिकम्स स्टिकी, गीला हो जाएगा। ठीक है, ये NaOH की प्रॉपर्टी होती है। अब इसमें दो और सब्सटेंस साथ में प्रोड्यूस हो रहे थे, तीन सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहे थे ना, एक तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा था, दूसरा क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रहा था, और तीसरा NaOH प्रोड्यूस हो रहा था। ये तीनों के तीनों सब्सटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हाइड्रोजन गैस का बहुत जगहों पे यूज किया जाता है, बहुत सारे केमिकल्स बनाने में, हाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस में। हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस क्या है? हाइड्रोजिनेशन का जो प्रोसेस है उसमें हम लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन के साथ गर्म कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट। निकल कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है यहाँ पे, और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू वेजिटेबल घी, जिसको कि हम लोग मार्गरीन भी बोलते हैं। ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है हाइड्रोजन गैस का, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं, और वेजिटेबल घी में इसलिए कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि वेजिटेबल घी में रेंसिडिटी कम होती है। ये रेंसिडिटी टॉपिक में मैंने समझाया था आपको, रेंसिडिटी कम होती है, और रेंसिडिटी कम होने से क्या होता है, वहां पे जो बना हुआ, उसमें जो बना हुआ फूड होगा वो जल्दी खराब नहीं होगा। ठीक है, तो जो मार्केट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मार्केट में जो यूज किए जाते हैं, वो वेजिटेबल ऑयल की बजाय वेजिटेबल घी ही बनाया जाता है। उससे क्या होता है कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, जल्दी वो खराब नहीं होता। तो वेजिटेबल घी को प्रिपेयर करने का जो मेथड है, दैट इज दिस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विद दिस वेजिटेबल ऑयल, दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, ये प्रोसेस के बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है बाद में। अभी जो है आप ये याद रखिए, हाइड्रोजन के यूज में सबसे पहला प्रोसेस हो गया हाइड्रोजनेशन, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है इसका, और हाइड्रोजन का बहुत सारे केमिकल्स बनाने में यूज किया जाता है। हाइड्रोजन को अब हम लोग फ्यूल के फॉर्म में भी यूज करते हैं, बहुत सारी जगहों पे व्हीकल्स वगैरह में हाइड्रोजन गैस का यूज किया जा रहा है। तो ये सब जगहों पे हाइड्रोजन को हम लोग यूज करते हैं। दूसरा क्या था? क्लोरीन। क्लोरीन का भी बहुत सारी जगहों पे यूज किया जाता है। क्लोरीन का भी बहुत सारा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, बहुत सारा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। पीवीसी बनाने में यूज है, क्लोरीन के टैबलेट्स बनाए जाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है, HCl प्रोड्यूस किया जाता है। तो बहुत सारी जगहों पे क्लोरीन का यूज किया जाता है। NaOH का यूज तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं जब हम लोग NaOH के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये हो गया इसके हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH के बारे में। तो ये हो गया, हमने अभी दो सब्सटेंस के बारे में पढ़ा, एक पढ़ा NaCl और दूसरा पढ़ा NaOH के बारे में। अब तीसरा सब्सटेंस जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो सब्सटेंस है बेकिंग सोडा। ये सब्सटेंस बेकिंग सोडा है, जिसका कि फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, या फिर इसी का दूसरा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये एक व्हाइट कलर का पाउडर है, ये एक व्हाइट कलर का पाउडर है जो कि स्लाइटली बेसिक होता है नेचर में, स्लाइटली बेसिक इन नेचर। ठीक है, व्हाइट कलर का पाउडर है ये, जो स्लाइटली हल्का सा बेसिक होता है नेचर में। और इसका बेकिंग सोडा का हम कहां पे एप्लीकेशन करते हैं वो तो आपको पता ही है। बेकिंग सोडा का हम कहां एप्लीकेशन करते हैं? बेक करने के लिए, केक को बेक करना है या फिर ब्रेड को बेक करना है, इडली वगैरह बनाने में लिए, डोसा बनाने के लिए, इस सब में हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, किसी भी चीज को बेक करने के लिए। तो आखिर ये फूड को बेक करेगा कैसे? ठीक है, सबसे पहले तो हम इसकी प्रिपरेशन मेथड समझेंगे। प्रिपरेशन मेथड कि प्रिपेयर कैसे करेंगे, प्रिपरेशन मेथड के बाद हम समझेंगे कि इसको हम बेकिंग पर्पज के लिए कैसे यूज करेंगे। ठीक है, ये जो है बेकिंग सोडा के प्रिपरेशन, बेकिंग सोडा के प्रिपरेशन
का जो मेथड है इसको हम लोग सॉल्वे प्रोसेस बोलते हैं, सॉल्वे मेथड बोला जाता है। इस मेथड में करते क्या है, सबसे पहले हम NaCl ले लेंगे और NaCl को वाटर में मिक्स करके हम पहले हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बना देंगे, जिस सॉल्यूशन का हमने नाम दिया था ब्राइन। अब इसको NH3 के साथ कॉन्सेंट्रेट कर देंगे। अब इस हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन विद अमोनिया में को हम रिएक्ट करवाएंगे CO2 के साथ। ठीक है, इस हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन विद अमोनिया को हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो अब यहाँ पे दो चीजें प्रोड्यूस होगी, इस सॉल्वे प्रोसेस में दो चीजें प्रोड्यूस होगी। पहली सब्सटेंस जो है वो है NH4Cl, जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। और दूसरा सब्सटेंस यहाँ पे होता है, दूसरे सब्सटेंस का नाम है NaHCO3, जो यही सब्सटेंस है बेकिंग सोडा हो गया। ठीक है, ये दोनों सब्सटेंस यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये दोनों सब्सटेंस अपने आप एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा। कैसे सेपरेट हो जाएगा अपने आप, क्योंकि NH4Cl जो है दैट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। दिस सब्सटेंस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। हाईली सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन ये जो सब्सटेंस है दिस इज स्पेरिंगली सॉल्युबल। स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब वेरी लेस सॉल्युबल, वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। तो ये वाटर में बहुत ही कम सॉल्युबल है NaHCO3, स्पेरिंगली सॉल्युबल है। लेकिन ये अमोनियम क्लोराइड जो है ये वाटर में हाईली सॉल्युबल है। तो हम इसको वाटर में मिक्स करेंगे तो ये अपने आप फिल्टर आउट हो जाएगा, बिकॉज दिस इज वेरी लेस सॉल्युबल, तो अपने आप ये फिल्टर आउट हो गया। तो ये सब्सटेंस आपको अलग अलग मिल गया। समझ में आ गया सॉल्वे प्रोसेस में क्या किया? सॉल्वे प्रोसेस में हमने क्या किया, ब्राइन को पहले कॉन्सेंट्रेट किया अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ कॉन्सेंट्रेट करके उसमें CO2 गैस पास किया। जब CO2 गैस पास किया तो वहां पे दो सब्सटेंस की प्रोडक्शन हुई। पहला सब्सटेंस क्या था, अमोनियम क्लोराइड था, और दूसरा सब्सटेंस क्या था, NaHCO3 था। दोनों अपने आप सेपरेट हो गया, हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि NH4Cl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर बट NaHCO3 इज वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। तो ये बहुत कम सॉल्युबल है, तो ये अपने आप सेपरेट हो गया, इससे दोनों अपने आप अलग हो गया। अब हम जो है इस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये जो है व्हाइट कलर्ड सॉलिड है, व्हाइट कलर्ड पाउडर है, जो कि स्लाइटली अल्कलाइन है नेचर में, और ये बहुत ही कम सॉल्युबल है पानी में। ठीक है, इतनी चीजें वाटर में बहुत कम सॉल्युबल है, इतनी चीजें हमने पढ़ रखा है इसके बारे में। बेकिंग सोडा का यूज होता है बेकिंग करने के लिए, बेक करने के लिए, मतलब जो ब्रेड है या केक है या जो भी फूड आइटम है जिसको कि हम बेक करना चाहते हैं, उसको ये फ्लफी बनाता है, स्पॉन्जी बनाता है। कैसे बनाएगा स्पॉन्जी या फ्लफी? जिस फूड को हमें कुक करना है, जिस फूड को हमें बेक करना है, उसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर बेकिंग पर्पज, बेकिंग पर्पज के लिए क्या करेंगे, हम लोग फूड को मिक्स करेंगे बेकिंग सोडा के साथ, NaHCO3 के साथ मिक्स करेंगे, और इसको मिक्स करके हम इसको हीट करेंगे। ठीक है, इसको हीट करेंगे। जिस फूड को हमें कुक करना है उस फूड को हमने NaHCO3 के साथ मिक्स कर दिया और उसको हीट कर दिया। अब ये NaHCO3 जो है ये हीट होने पे बनाता है Na2CO3, H2O और CO2। H2O गैसियस फॉर्म में यहां से बाहर निकल गया, चूंकि हम हीट कर रहे हैं तो वाटर इवापोरेट हो जाएगा और इवापोरेट होकर के बाहर निकल जाएगा। बचा क्या वहां पे, CO2। ये जो CO2 है ये फूड के पार्टिकल्स के बीच में, उसके बीच में छोटे छोटे होल्स क्रिएट करके उसके अंदर डिपॉजिट हो जाता है, भर जाता है उसके अंदर। तो और इसी के भरने के कारण, इसी के वहां पे प्रेजेंट होने के कारण फूड जो है वो फ्लफी हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है, इसके प्रेजेंस के कारण। तो this carbon dioxide will make food fluffy
और स्पॉन्जी। ठीक है, ये फूड को क्या करेगा, फ्लफी बना देगा या फिर स्पॉन्जी बना देगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये फूड को फ्लफी बना दिया या स्पॉन्जी बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर आप देखो यहां पे तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम इज दिस Na2CO3। ये जो मेटल का कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट, हमने पढ़ा है कि मेटल कार्बोनेट का नेचर होता है बेसिक, और बेसिक सब्सटेंस क्या होता है, बेसिक सब्सटेंस होता है बिटर। याद आया, Na2CO3 भी तो प्रोड्यूस हो रहा है साथ में। तो ये Na2CO3 जो प्रोड्यूस हो रहा है ये मेटल कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट इज बेसिक इन नेचर। बेसिक नेचर होने का मतलब वो बिटर होगा, और ये क्या करेगा, हमारे उस फूड को बिटर कर देगा। ठीक है, फूड को बिटर कर देगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बिटरनेस तो हटानी है हमें, नहीं तो हम खा नहीं सकते उस फूड को। ठीक है, तो हमें उस बिटरनेस को हटानी है। कैसे हटाएंगे उसकी बिटरनेस को? उसकी बिटरनेस को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एक और सब्सटेंस यूज करते हैं, एंड दैट इज माइल्ड एडिबल एसिड। माइल्ड एडिबल एसिड, चूंकि ये बेसिक है नेचर में, इस बेसिक सब्सटेंस को हमें क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। तो बेसिक सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज कैसे किया जा सकता है, बाय एडिंग एसिड। तो कौन सा एसिड यूज करेंगे, माइल्ड एडिबल एसिड यूज करेंगे। आप उसमें विनेगर यूज कर दो, लेमन जूस यूज कर लो, कुछ भी यूज करो, लेकिन यहां पे जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है दैट माइल्ड एडिबल एसिड इज टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड कहां से मिलता है, ये तो हमने पढ़ा है पहले ही, ये टैमारिंड से मिलता है। ठीक है, टार्टरिक एसिड कहां से मिलेगा, टैमारिंड से मिलेगा। तो ये टार्टरिक एसिड या कोई भी जो मर्जी आपकी, विनेगर डाल दीजिए, लेमन जूस डाल दीजिए, वो क्या करेगा, वो माइल्ड एडिबल एसिड इस सब्सटेंस को, कौन से सब्सटेंस को, इस सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज कर देगा। क्यों न्यूट्रलाइज किया, समझ में आ गया, क्योंकि ये क्या है, एसिड है, ये सब्सटेंस क्या है, बेस है, तो एसिड बेस रिएक्ट करके कर लिया और न्यूट्रलाइज हो गया। तो अब जो उसकी बिटरनेस की प्रॉपर्टी वहां पे आ रही थी वो खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई, क्योंकि वो सब्सटेंस न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब हम लोग यूज करते हैं बेकिंग पर्पज के लिए, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, तब हमें वहां पे कोई ना कोई माइल्ड एडिबल एसिड जरूर मिक्स करना होता है। नॉर्मली ये जो मिक्सचर है ये मार्केट में मिलता है, इस दोनों का मिक्सचर मार्केट में मिलता है। ये मिक्सचर है NaHCO3 प्लस माइल्ड, या फिर सीधा हम लिखें टार्टरिक एसिड। इस दोनों का मिक्सचर मार्केट में मिलता है, और इस मिक्सचर को हम लोग बोलते क्या है, इस मिक्सचर का नाम है बेकिंग पाउडर। ठीक है, इसको हम लोग बेकिंग पाउडर बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि हाउ इज बेकिंग पाउडर डिफरेंट फ्रॉम बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से डिफरेंट कैसे है? तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में देखिए क्या डिफरेंस है। बेकिंग सोडा इज ओनली NaHCO3। NaHCO3 जब मार्केट में आप जाओगे लेने के लिए, आप बेकिंग पाउडर मांगोगे तो जो दुकानदार है आपको NaHCO3 देगा। लेकिन अगर आप बेकिंग पाउडर मांगोगे तो बेकिंग पाउडर इज एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस, एंड दैट सब्सटेंसेस आर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। ठीक है, ये दोनों की जो मिक्सचर है, इसी दोनों मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी दोनों मिक्सचर का नाम है बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा समझ में आ गया। बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा इज ओनली दिस, बेकिंग पाउडर इज दिस मिक्सचर। ओके, अब मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि जब हम मार्केट से खरीद के लेके आए तो उसमें NaHCO3 और टार्टरिक एसिड दोनों मिक्स्ड फॉर्म में है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि मेटल की कार्बोनेट, मेटल की हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल का ऑक्साइड, मेटल का हाइड्रोक्साइड, ये नॉर्मली बेसिक होता है नेचर में। याद आ रहा है, मेटल का ऑक्साइड, मेटल का हाइड्रोक्साइड, मेटल की कार्बोनेट, मेटल की हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब का सब बेसिक होता है नेचर में। अभी भी मैंने आपको बताया कि इसकी जो नेचर होगी वो माइल्ड बेस होता है। तो अगर माइल्ड बेस और
माइल्ड एसिड दोनों एक साथ मिक्स्ड फॉर्म में है, पाउडर के फॉर्म में, दोनों मिक्स्ड फॉर्म में है, तो यहां पे एसिड प्लस बेस रिएक्ट क्यों नहीं करता? जब हम उसको वाटर में डालेंगे, पानी में डालेंगे, जब हम उसको फूड में डालेंगे तभी रिएक्ट क्यों करेगा, पहले क्यों नहीं दोनों रिएक्ट करेंगे? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या है कि जब हम मार्केट से लेके आए तो यहाँ पे एक एसिड और बेस एक ही मिक्सचर में है, तो वहां पे वो रिएक्शन क्यों नहीं किया? जब हम फूड में मिक्स किए तभी रिएक्शन क्यों किया? बताइए, कौन बताएंगे इसका आंसर? बता रहे इसका? सर जो बेसेस और एसिड्स होते हैं सर, वो अपना कैरेक्टर वाटर में ही दिखाते हैं, तो सर वो H+ और OH- आयन वाटर में ही रिलीज करते हैं, तो सर रिएक्शन भी वाटर में ही होगा। बिल्कुल सही आंसर है, एकदम सही आंसर है। एनी ऑफ द एसिड विल शो एसिडिक बिहेवियर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। कोई भी एसिड है, एसिडिक कैरेक्टर कब शो करेगा? एसिडिक कैरेक्टर तभी शो करेगा जब वहां पे वाटर प्रेजेंट होगा। ये हमने पूरी एक एक्टिविटी पढ़ी थी, याद है? एक एक्टिविटी पढ़ा था ना, एनी ऑफ द एसिड विल शो एसिडिक बिहेवियर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और जब तक वो पाउडर के फॉर्म में है तब तक वहां पे वाटर जब तक नहीं है तब तक वहां पे रिएक्शन होगा ही नहीं। जब हम उसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे या जब हम उसको फूड के साथ मिक्स करेंगे, तभी जब वाटर प्रेजेंट होगा वहां पे तब एसिडिक कैरेक्टर आएगा और तभी जाकर के वहां पे रिएक्शन होगा। बेकिंग सोडा जो है माइल्डेबल बेस है, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एज एन एंटासिड। ठीक है, बेकिंग सोडा का सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा किस जगह पे? एंटासिड के फॉर्म में। ठीक है, तो एंटासिड में हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। बेकिंग सोडा के थर्ड यूज में समझिए, इसको यूज करते हैं हम लोग एज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर में इसको यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है? जैसे मान लीजिए कि ये एक कंटेनर है और जिस कंटेनर में हमने क्या किया, इस कंटेनर में हमने डाल दिया NaHCO3 का सॉल्यूशन। यहां पे हमने एक ग्लास के कंटेनर में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला। अब इस ग्लास के कंटेनर को बाहर से हम कनेक्ट कर देते हैं एक नॉब से। ठीक है, यहां पे एक नॉब से कनेक्ट कर देते हैं। यहां पे एक ओपनिंग बनी हुई है, एक रबर की पाइप लगी हुई रहती है इसमें। ठीक है, इस तरह से हमारा ये कंटेनर होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। अब जब भी हमको इसे यूज करना है तो यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो ग्लास की कंटेनर है, ये कंटेनर जो है ये ग्लास की कंटेनर है जिसमें क्या डाला हुआ है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला हुआ है। इस नॉब को हम या तो एक साइड ट्विस्ट करते हैं या प्रेस करते हैं। इससे क्या होता है, ये ग्लास की कंटेनर टूट जाती है। और जब ये ग्लास की कंटेनर टूट जाती है तो वहां पे NaHCO3 रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ। और जब ये इस दोनों के साथ रिएक्ट किया, चूंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, यहां पे इसके साथ रिएक्ट किया तो यहां पे क्या प्रोड्यूस हुआ? Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। और CO2 होने के कारण, गैसियस फॉर्म में CO2 होने के कारण वहां पे हाई प्रेशर के साथ CO2 और H2O वहां से बाहर निकलेगा और इस पाइप से CO2 और H2O बाहर निकलेगा। और यही दोनों चीज तो हमें चाहिए, यही दोनों चीज चाहिए ना। फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए हमें क्या चाहिए? फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए तो यही दोनों चीज चाहिए, वाटर चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। दोनों तो यहाँ पे मिल ही रहा है, तो यही हम डायरेक्टली यूज करते हैं। कहां पे? जहां पे फायर हो उस जगह पे डायरेक्टली यूज करेंगे। अगर आपने कभी यूज किया होगा इसको तो आप जरूर देखे होंगे कि वहां पे एक व्हाइट कलर का सॉल्ट भी आता है। सॉल्ट ये रहा, Na2SO4। ऐसे भी हमने पढ़ा है ना, याद होगा आपको, पढ़ा है हमने क्या? एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद कीजिए रिएक्शन, एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या फॉर्म होता है? मेटल सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये रहा एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यही रिएक्शन होगा और इसी रिएक्शन का हम लोग यूज करते हैं कहां पे? सोडा एसिड
फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है इसको जरा समझिए, ध्यान से समझिए। देखिए कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिस सब्सटेंस के साथ कुछ वाटर के मॉलिक्यूल हमेशा उसके साथ में अटैच होते हैं। कुछ सब्सटेंस ऐसे होंगे, कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिसके साथ कुछ वाटर के मॉलिक्यूल हमेशा उसके साथ में अटैच होते हैं। जैसे आप एग्जांपल से FeSO4.7H2O। अब ये जो .7H2O है, इस .7H2O का मतलब क्या है? ये जो फेरस सल्फेट के साथ में 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैं, ये 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का काम क्या है क्या ये 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर? एक्चुअली ये जो 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फेरस सल्फेट के एक मॉलिक्यूल के साथ जो ये 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच्ड हैं, इसी 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का नाम है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ध्यान से सुनिए, अच्छे से समझिए। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब दैट मच नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल that which is required to convert one formula unit of that substance into its crystal form। किसी सब्सटेंस को उसके क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो वाटर के मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होते हैं, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाटर की चाहिए, that much number of water molecule is called as water of crystallization। फेरस सल्फेट के लिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का नंबर होता है 7। मतलब क्या कि फेरस सल्फेट के एक मॉलिक्यूल के लिए, फेरस सल्फेट की एक मॉलिक्यूल के लिए उसको क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले वो पाउडर्ड फॉर्म में रहता है, व्हाइट कलर के पाउडर के फॉर्म में रहता है। जब उस व्हाइट कलर के पाउडर के फॉर्म को अगर हमें क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसको कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल चाहिए? उसको चाहिए 7 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल ऑफ फेरस सल्फेट को। तो दैट मच नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ फेरस सल्फेट इनटू इट्स क्रिस्टल फॉर्म, दैट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हो गया। अब जैसे मान लो कहीं पे इंक गिरा है या पानी गिरा है, उसके ऊपर आप चॉक डाल दो, पानी गिरा है चॉक डाल दिया, तो चॉक जो है वो क्या किया, पानी को जो अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लिया। तो वही जो प्रोसेस है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे आपने जब पानी के ऊपर में चॉक डाला या इंक के ऊपर में चॉक, कोई चॉक डाल दो तो क्या होगा, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा ना। लेकिन क्या इंक और जो वो है चॉक है, उस दोनों के बीच में क्या कोई केमिकल रिएक्शन हो गया? नहीं, केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। वो वहां पे उसके साथ में जरूर है, लेकिन वहां पे दोनों के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। वो एब्जॉर्ब जरूर किया, लेकिन उसके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है। दोनों अलग अलग है। यहां पे भी देखिए दोनों अलग अलग है। दोनों को बीच में अलग अलग दिखाने के लिए कि दोनों अलग अलग है, हमने यहाँ पे बीच में एक डॉट लगाया है। तो ये जो डॉट लगाया है, ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों सब्सटेंस अलग अलग है। दे आर फिजिकली कंबाइंड, दे हैव नॉट केमिकली कंबाइंड। दोनों के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है, बल्कि दोनों जो है फिजिकली कंबाइंड है, दोनों बिल्कुल इजीली सेपरेट हो सकते हैं। तो दैट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल which is required to convert one formula unit of that substance into its crystal form, but that is not going to change any of the chemical reaction. ठीक है, that is not going to change any of the chemical reaction because that is not attached chemically, that is attached physically. फिजिकल प्रेजेंस में आप गर्म कर दो, वाटर इवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस का नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, जिसका कलर क्या होता है? जिसका कलर होता है ग्रीन। अगर आप इसको गर्म कर दो ना, इवापोरेट कर दो, FeSO4 को आप अगर गर्म कर दो, जो FeSO4.7H2O जो है,
जिसका कलर क्या है, ग्रीन है, इसको अगर आप वार्म कर दो, गर्म कर दो, तो क्या होगा, ये FeSO4 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है यहां से इवोपरेट हो जाएगी और ये कलर हो जाएगा व्हाइट। तो दैट 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वाज चेंजिंग द कलर, दैट वाज प्रेजेंट फिजिकली, वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई थी उस दोनों के बीच में। तो इस सब्सटेंस को, ये नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है, अगर आप इसको फिर से ऐड कर दो तो फिर से ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कलर चेंज हुआ ना, कलर इज नॉट अ केमिकल प्रॉपर्टी, कलर इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तो उसने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाउ कैन वी डिफाइन दिस टर्म? This is the number of water molecule that is required to convert one formula unit of that substance into its crystal form, and that is present in physical form. That is not going to change any of the chemical property. कोई chemical property वहां पे change नहीं हो रही, तो उस तरह के substance को हम क्या बोलेंगे, उस तरह मतलब उतने number of water molecule को क्या बोला जाएगा, water of crystallization। नेक्स्ट है CuSO4.5H2, इसका नाम है कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट। इसका कलर होता है ब्लू, इसका कलर ब्लू होता है। पेंटा, पेंटा मतलब 5, हाइड्रेट मतलब वाटर, हेप्टा, हेप्टा मतलब 7, हेप्टा वर्ड मींस 7, हाइड्रेट मतलब वाटर, पेंटा वर्ड मींस 5, ठीक है, हाइड्रेट मतलब वाटर। इसी तरह से एक सब्सटेंस होता है Na2CO3.10H2O, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका मतलब 10, ठीक है, और ये जो है व्हाइट कलर का ही होता है। वाटर ऐड होने पे भी उसका कोई कलर चेंज नहीं होता, लेकिन जब वाटर होगा तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। वाटर के ऐड होने से वो क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाता है। जैसे इसमें जब वाटर ऐड किया जाएगा तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे जो ये है व्हाइट कलर का पाउडर है, FeSO4 व्हाइट कलर का पाउडर है, लेकिन जब उसी में वाटर ऐड कर देंगे तो ये ग्रीन कलर का क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर का क्रिस्टल हो जाएगा। ये क्रिस्टल क्यों हुआ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। ये वाटर के प्रेजेंट होने के कारण ये क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, एंड दैट इज द रीजन इस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को हम नाम क्या देते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। That much number of water molecule which is required to convert one formula unit of that substance into its crystal form, and that is going to change the physical property only, that is not going to change any of the chemical property. That much number of water molecule is called as water of crystallization. Okay, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल दिखेंगे आपको, ठीक है। Na2B4O7, Na2B4O7.10H2O, जिसको सोडियम बोरेट बोलते हैं, ठीक है, दिस इज सोडियम बोरेट। इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दिखेंगे आपको। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग टॉपिक यहीं तक रखते हैं।